नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही अच्छी कहानी है और लगभग 100 से 150 साल पुरानी कहानी है, पर एकदम सच्ची कहानी है। ये कहानी मेरे खुद के गांव की है, पर मुझे पहले ये कहानी नहीं पता थी। अभी हाल में ही हमारे गांव से कुछ लोग आए थे, उन्हीं के माध्यम से मुझे इस कहानी के बारे में पता चला। पर ये कहानी कोई नॉर्मल कहानी नहीं थी और पूरा गांव और उसके आसपास के गांव जो थे वो भी इस कहानी के बारे में सुन करके ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी है। तो कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को अगर कहानी अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहानी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है और उसमें क्या अच्छा लगा है और क्या सुधार मैं कर सकती हूँ, ये भी आप लोग ज़रूर बताया करिए। तो चलते हैं कहानी की ओर। कहानी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जो कि ज़्यादा मशहूर नहीं है, ज़्यादा फेमस नहीं है। आज भी वहाँ पर लाइट तो आ गई है, लेकिन वहाँ पर कच्चे मकान आज भी हैं। पर वहाँ के रहने वाले एकदम नॉर्मल हैं और खुश हैं उसी में, उन्हें ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं चाहिए और एकदम सादा जीवन व्यतीत करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव में लगभग 100-150 साल पहले एक बाबा थे। ये कहानी धीरेन्द्र जी हैं, उन्होंने बताई है। उनके बाबा के बाबा की कहानी है ये। तो उन्होंने बताया कि जब इस गांव में लगभग कुछ लोग ही थे, मतलब 50 घर ही रहे होंगे और वो सिर्फ खेती किसानी करते थे और उसी में खुश रहते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था तो ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते थे, सिंपल जीवन था। और उसी बीच में धीरेन्द्र जी के जो पर बाबा थे उनका नाम था ओझा बाबा। अब ओझा बाबा उनका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि उन्हें तंत्र विद्या आती थी और उनके पास एक नहीं 50 नहीं 50 से ऊपर प्रेत आत्माएं उन्होंने अपने वश में कर रखी थी और उन्हीं के माध्यम से वो काम करवाते थे, अपने खेतों का, अपने घर का। ये बात गांव के सभी लोगों को पता थी और सब लोग जानते थे, उन्हें बहुत मानते थे, क्योंकि वो जो भी कह देते थे एकदम सच हो जाता था। तो गांव वाले उनकी बातों को बहुत मानते थे और अब वो लगभग 70-75 साल के हो गए थे। ये तब की बात है। और एक बार ये अपनी झोपड़ी में बैठे थे। झोपड़ी मतलब एक छोटा सा कच्चा घर था और ज़्यादा बड़ा नहीं था। उनकी पत्नी दूसरे घर में रहती थी और ये ज़्यादातर दिन भर और शाम के वक्त अपनी झोपड़ी में ही रहते थे। झोपड़ी तो बाहर से देखने में तो एकदम झोपड़ी ही लगती थी, लेकिन उसके अंदर जब जाओ तो बहुत ही सुंदर थी। हर एक सुख सुविधा उस झोपड़ी के अंदर थी। तो ऐसे ही एक बार दूसरे गांव के राजा जो थे उन्होंने अपने मंत्री को भेजा कि मैंने सुना है कि झामपुर गांव में एक बाबा हैं, ओझा बाबा, और वो बहुत तेजस्वी हैं या बहुत कुछ जानते हैं वो, तो तुम उनसे मिलकर आओ और उनके विषय में कुछ जानकारी लेकर आओ। तो वो राजा जी जो थे, मैं उनका नाम नहीं बता सकती क्योंकि बहुत फेमस थे वो, तो उनके मंत्री जी आए उनके घर और जैसे ही उस झोपड़ी के बाहर खड़े थे तो बाहर देख करके उन्होंने सोचा कि ये तो एकदम झोपड़ी है, ये क्या बड़े बाबा हैं। मतलब मन में कई बातें। उनके साथ और भी सैनिक थे। तो बाबा ने अंदर से ही आवाज़ दी कि मंत्री जी आप अंदर आ जाइए। तो मंत्री जी कहते हैं इन्हें कैसे पता, क्योंकि हमने तो खबर भी नहीं भिजवाई, ना संदेशा कोई दिया। अब ये झोपड़ी के अंदर जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर ऐसा मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि ये कोई झोपड़ी है। तो मंत्री जी तुरंत बोल पड़े कि ऐसी झोपड़ी तो हमारे महल में भी नहीं है, क्योंकि जैसी सुख सुविधाएं आपकी झोपड़ी में हैं उतनी अच्छी सुख सुविधाएं तो कहीं भी नहीं।
तो ओझा बाबा हंसने लगे और लेटे थे वो उठकर बैठ जाते हैं अपने उसी तखत पर, और बैठे बैठे मंत्री जी से कहते हैं कि आप भी बैठ जाइए। तो दूसरे तखत पर वो बैठ जाते हैं और आमने सामने बातें हो रही थी। तभी ओझा बाबा बोलते हैं कि मंत्री जी आपको क्या खाना है, क्या खिलाएं हम कुछ अच्छा सा। तो मंत्री जी कहते हैं, इधर उधर देखते हैं, फिर सोचते हैं ये क्या खिलाएंगे मुझे गांव में, ऊपर से देखने में तो नहीं लग रहा है कि ये कुछ खिलाएंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयों के नाम बताए और उन्होंने कहा मुझे ये खाना है। अब उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा आप लोग बैठिए। तब तक एक औरत आती है और घूंघट डाल रखा था और वो हाथ में पानी का गिलास लेकर अंदर आती हैं, मंत्री जी को देती हैं। मंत्री जी वो गिलास का पानी देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वो जो औरत है वो घूंघट के अंदर से उसका चेहरा दिख रहा था, तो उसका चेहरा नहीं था। मंत्री जी ये देख करके एकदम से चौंक जाते हैं कि घूंघट तो है पर उसके अंदर चेहरा नहीं है। अब बाबा देख रहे थे, बाबा मुस्कुरा भी रहे थे। मंत्री जी ने पानी लिया और अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी ये पानी मैं पी लूँ। तो बाबा बोलते हैं अरे कुछ नहीं होगा, आप पानी पी लो। तो मंत्री जी अच्छा निश्चिंत हो गए और उन्होंने पानी पिया। उसके बाद जो जो मिठाइयाँ मंत्री जी ने बताई थी, अब बारी बारी से उनके घर में इतनी सारी औरतें थी, वो बारी बारी से अंदर आ रही थी, कोई दूसरी मिठाई लेके, कोई खाना लेकर, कोई कुछ लेकर। इतने सारे आइटम उनके सामने परोस दिए गए। अब मंत्री जी देख करके एकदम दंग हो गए कि अगर ओझा बाबा हमारे मतलब महल में अगर आएंगे तो इतना नाश्ता तो हम करा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अचानक से अगर कोई किसी के घर पहुंच जाता है तो इतनी व्यवस्था होना बहुत मुश्किल है। अब वो नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद उनसे विदा लेते हैं और अपने महल पहुंचते हैं। इधर बाबा आराम करने लगे थे और सब कुछ नॉर्मल था, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये महल पहुंचते हैं, राजा जी से बताते हैं कि उनके यहाँ तो भाई बहुत स्वागत किया, पता नहीं कहाँ से उनके यहाँ मतलब इतनी सारी, लेकिन मैंने जब पानी पिया तो उसमें वो जो औरत थी उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अब राजा जी को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा ठीक है, वहाँ संदेशा भिजवाओ और हम सब लगभग 100-150 आदमी वहाँ जाएंगे और बाबा से कह दो कि अगर वो खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो हम उसकी व्यवस्था कर देंगे। तो जब इन्होंने बाबा जी के पास संदेशा भिजवाया तो बाबा बोले कि ऐसा है, आप परेशान मत हो, अगर आप चाहो तो 100 क्या 1000, 2000, 4000 जितने चाहो उतने आदमी लेकर आओ, यहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। अब राजा जी तो घबरा गए, आखिर ऐसा मतलब कैसे हो सकता है, इतनी व्यवस्था ये कैसे करेंगे, क्योंकि देखने में तो नहीं लगता है कि इनके पास इतना पैसा होगा और इतने मतलब आदमी है काम करने वाले। अब ये लोग कूच करते हैं उस गांव की ओर। अब सभी लोग, कुछ लोग गुस्से में भी थे कि आखिर पता तो करें ये है क्या, और राजा जी भी देखना चाहते थे। फाइनली ये लोग 2 दिन बाद उस गांव पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनका गांव दूर था और राजा जी काफ़ी दूर से आ रहे थे, तो विश्राम करते करते वो पहुंचते हैं गांव। जब गांव पहुंचते हैं तो थोड़ी दूरी पर ही उनकी व्यवस्था की जाती है रुकने की। उसके बाद जब राजा जी शाम के वक्त टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो ओझा बाबा की झोपड़ी है, उस झोपड़ी के बाहर कई औरतें हैं जो कि काम कर रही हैं, टहल रही हैं। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई खाने की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन जब इन्होंने गौर किया कि वो जो औरतें हैं वो ज़मीन पर नहीं चल रही हैं, जैसे वो हवा पे उड़ रही हैं, ज़मीन से एक मतलब बीता मतलब लगभग समझ लीजिए 1 फुट ऊंचे ही थी। ये देख करके राजा जी एकदम से चौंक जाते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे, उनके हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने सोचा कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि ये औरतें हवा में उड़ रही हैं। अब उन्होंने अपना एक बार तो चेहरा धुला कि हो सकता है थकान की वजह से मुझे ऐसा दिख रहा होगा। लेकिन जब वो दोबारा से देखने गए तो दोबारा भी उन्हें ऐसा ही दिखा। अब ये देख करके बहुत डर गया। अब इन्होंने सोचा हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, क्योंकि ये भुतहा गांव है और यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। तभी ओझा बाबा का संदेशा आता है, और जो संदेशा आता है वो सुन करके राजा जी एकदम से डर जाते हैं और चौंक जाते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, और कहानी का 2nd पार्ट जल्दी आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि कहानी के 2nd पार्ट में
बहुत ही अजीबोगरीब और डरावनी बातें हैं, स्टोरी है पूरी, बहुत ही कंप्लीट भूतहा कहानी है। तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर कहानी यहाँ तक अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए डरते रहिए।